दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह महाराज रघुराजे भोंसले ने महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर तमिलनाडु की मदुरई तक मुगलों का सफाया करके उन्हें 72 के पास पहुंचा दिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे अलीवर्दी खान के साम्राज्य को चीरकर बंगाल में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया, कैसे मराठों ने मुगलों को मारकर भगवान जगन्नाथ की यात्रा की शुरुआत की, कैसे मराठों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को रेत और झाड़ियों से बाहर निकालकर फिर से दुनिया के सामने लाया, कैसे अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए मराठों के डर से 5 किलोमीटर की खाई में कूद गए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। सन 1741 आते आते लगभग पूरे हिंदुस्तान पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था और हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका निर्णय सतारा से छत्रपति शाहू महाराज तय करने लगे, जो कि उस समय वह पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर एक राज्य ऐसा भी था जिसे मराठे हरा नहीं पाए थे और वह राज्य था बंगाल। दोस्तों, उस समय का बंगाल प्रांत यानी आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य और इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय बंगाल प्रांत का सूबेदार था अलीवर्दी खां। यह अलीवर्दी खां इतना क्रूर और निर्दयी शासक था कि जिस सरफराज खान ने इसे काम पर रखा था, उसी सरफराज खान का गला काटकर बंगाल का सूबेदार बना। इसी बात से आप अलीवर्दी खान की हैवानियत का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय बंगाल प्रांत में एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे आज हम भगवान जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, जो अपनी रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल देश विदेश के लाखों लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं और उनकी रथ यात्रा को पूरे देश भर में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। यह मंदिर एक समय में धन वैभव से काफी संपन्नशाली मंदिर हुआ करता था, परंतु मंदिर का धन पाने के लिए कई सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटा, जिसमें फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बंगाल के नवाब जैसे बड़े बड़े शासक इसमें शामिल थे, जिन्होंने केवल मंदिर की धन संपत्ति को नहीं लूटा बल्कि मंदिर के बहुत से हिस्सों को भी तोड़ दिया और मंदिर के परिसर में रहने वाले हजारों निर्दोष हिंदुओं को मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में इन आक्रमणकारियों के हाथों भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ना लगे, इसीलिए इन मूर्तियों का हर बार मंदिर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर छुपाया जाता था। इस तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से भगवान जगन्नाथ मंदिर की वह सुप्रसिद्ध रथ यात्रा बंद पड़ गई थी। बंगाल में मराठों का आगमन दक्षिण भारत में मिले शानदार जीत के बाद अब पूरे हिंदुस्तान में रघुजी राजे भोंसले का डंका बजने लगा, जिसके बाद रघुराज जी ने अपना अगला निशाना बंगाल को बनाया। इसी बीच मीर हबीब नाम के एक मुस्लिम सरदार ने अलीवर्दी खां के खिलाफ बगावत कर दी। मीर हबीब को पता था कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही इंसान ऐसा है जो अलीवर्दी खान को रुला सकता है और वह है रघुजी राजे भोंसले। इसीलिए वह तुरंत नागपुर में जा पहुंचा और रघुराज जी भोंसले को बंगाल में आने की विनती करने लगा। पर असल में रघुराज जी भोंसले पहले तैयार थे जाने के लिए बंगाल, पर चढ़ाई करने के लिए पर मीर हबीब के आने से मराठों का रास्ता और भी आसान हो गया, जिसके बाद रघुराज जी भोंसले ने अपने सेनापति भास्कर पंडित को बंगाल पर चढ़ाई करने का आदेश जारी किया और सन 1740 के अंत में 200 हज मराठे नंगी तलवार लेकर के बंगाल की तरफ रवाना हो गए। पर उस समय बंगाल पर जाने के लिए मराठों को
छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरना पड़ता था। और छत्तीसगढ़ राज्य पर शासन था कलचुरी वंश के राजाओं का। कलचुरी वंश के राजा मुगलों के अधीन रहकर अपना शासन चलाते थे, जिस कारण मराठों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए सन 1740 को मराठा सेनापति भास्कर पंडित के नेतृत्व में 2000 मराठों ने हर हर महादेव की घोषणा करके छत्तीसगढ़ राज्य पर चढ़ाई कर दी, धावा बोल दी। मराठों का हमला इतना जबरदस्त था कि रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह ने मराठों के आगे घुटने टेक दिए और इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। अब बारी थी अलीवर्दी खान की, जो पूरे बंगाल की सल्तनत को चलाता था। अलीवर्दी खान छत्तीसगढ़ राज्य को जीतने के बाद अब मराठों ने बंगाल में प्रवेश किया और सन 1742 को हर हर महादेव के गूंज के साथ 2000 मराठे नंगी तलवार लेके अलीवर्दी खान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बंगाल की धरती पर मराठों ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि मुर्शिदाबाद शहर की मुगलों की लाशों से भर दिया। और मराठों का यह भयानक प्रकोप देखकर अलीवर्दी खान का भाई हाजी अपनी जान बचाने के लिए मराठों के डर से किले में जाकर छुप गया। और इस तरह मराठों ने ओडिशा राज्य के साथ साथ बंगाल के कटवा और मुर्शिदाबाद शहर को भी मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। सन 1742 से लेकर सन 1744 तक मराठों ने बंगाल से लगभग 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ऐसे में अलीवर्दी खान को समझ नहीं आ रहा था कि इस काफिर मराठों को रोके भी तो रोकें कैसे, किस तरह से। तभी अलीवर्दी खान का सेनापति मुस्तफा खान बोला, हुजूर, इस मराठों के सामने से हराना तो नामुमकिन है, क्यों ना इन्हें छल कपट से मारा जाए। अलीवर्दी को मुस्तफा खान का सुझाव सही लगा और उसने मराठा सेनापति भास्कर पंडित को अपने सैनिकों के हाथों एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप मुझसे आकर मिलिए और मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कीजिए। अब भास्कर पंडित ने भी अलीवर्दी खान की बातों पर भरोसा कर लिया और केवल 20 मराठा सरदारों के साथ अलीवर्दी की बुलाई हुई हज पर जा पहुंचे और 30 मार्च सन 1744 को मानकराई वर्दी खान हजारों की सेना ने पीछे से वार करके मराठा सरदारों के सरधड़ से अलग कर दिए। एकदम जब सरधड़ से अलग कर दिए तो इतने पर ही वह नीच अलीवर्दी रुका नहीं, उसने भास्कर पंडित के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सर को भाले से काट दिया और इस तरह अलीवर्दी खान ने धोखे से बुलाकर भास्कर पंडित के साथ सभी का 20 मराठा सरदारों की हत्या कर दी। और भास्कर पंडित की मृत्यु से सब कुछ बदल गया। एक तरफ छत्तीसगढ़ में रघुनाथ सिंह ने मराठों का वर्चस्व ठुकराकर छत्तीसगढ़ राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, तो दूसरी तरफ उड़ीसा राज्य, कटवा, मुर्शिदाबाद, यह प्रदेश फिर से अलीवर्दी खान के हाथों में चले गए। एक तरीके से देखा जाए तो मराठों ने बंगाल अभियान में जितना कुछ हासिल किया था वह सब कुछ जो है एक ही झटके में खत्म हो गया। अब भास्कर पंडित को मारने के बाद अलीवर्दी खान ने बंगाल में जोरदार जीत का जश्न मनाया, बहुत ही धूमधाम से। अब अलीवर्दी खान इस बात से बेखबर था कि रघुराज नाम का तूफान जल्द ही बंगाल में प्रवेश करने वाला था। अपने सेनापति भास्कर पंडित की मृत्यु की खबर जब रघुराज को पता चली तो वह अति संतृप्त हो गए और उन्होंने कसम खाई कि बंगाल में मराठों का भगवा लहराने की तुरंत बंगाल में प्रवेश करने के लिए फिर से छत्तीसगढ़ राज्य को जीतना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए सन 1745 को रघुराज जी भोंसले ने रघुनाथ सिंह की सेना को इस बार इतना भयंकर तोड़ा कि कलचुरी वंश को छत्तीसगढ़ के नक्शे से गायब ही कर दिया, एकदम सफाया कर दिया। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा के लिए
मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। अब छत्तीसगढ़ को जीतने के बाद रघुराज जी भोसले ने अपना मोर्चा बंगाल की तरफ निकाला। अब बंगाल उस शक्तिशाली राज्य का नाम था जिस पर अली वर्दी खां जैसे ताकतवर नवाब का राज चलता था। अब तक जिस किसी ने भी अली खान से युद्ध में सामना किया उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिला था, मौत ही मौत मिली उसे। अब अली वर्दी खां के साम्राज्य को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। पर अपने अंदर साम्राज्य विस्तार की आग लेकर के आने वाले रघुराज भोसले भले प्रकार भली भांति याद था कि किस तरह अली वर्दी खान ने मराठा सरदारों को बेरहमी से मार डाला। इसीलिए सन 1748 को बारिश के मौसम में हर हर महादेव की तलवार लेकर 4000 मराठों ने बंगाल पर चढ़ाई कर दिया। उड़ीसा के कटक शहर में रघुजी राज भोसले ने अपनी खूनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि मुगलों के रक्त से युद्ध का मैदान लाल पड़ गया। इस घमासान युद्ध में सह्याद्री के वीर मराठों ने अली वर्दी खान की विशाल सेना के सामने मुंड के मुंड काट डाले और जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथों में आते मराठा उन्हें काट काट कर अल्लाह के पास। मराठों के तीरंदाज योद्धाओं ने अग्नि बाणों से मुगलों के अनेक ताकतवर योद्धा और सेनापतियों को मार गिराया और आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के तलवार से काटी जा चुकी थी। हजारों मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी रणभूमि के बीच में खड़े महाराज रघुराज जी भोसले ने अली वर्दी खां के प्रधान जानकी राम को दबोच लिया और बीच मैदान से घसीट कर नागपुर ले गए। और मराठों के इस घातक हमले से अली वर्दी खान को गहरा सदमा लगा। इस हादसे के बाद वह कभी उभर नहीं पाए, क्योंकि उड़ीसा जैसे समृद्ध राज्य अब हमेशा हमेशा के लिए मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। उसी दौरान रघुराज जी भोसले बंगाल में आने वाले यह खबर जब अंग्रेजों को पता चला तो उनकी धड़कनें तेज हो गईं बहुत से, और मराठा हमें ना काट डालें इस डर से अंग्रेजों ने बचने के लिए कोलकाता में 5 किलोमीटर की एक लंबी खाई का निर्माण किया। इस खाई को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जब मराठा बंगाल पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज जान बचाने के लिए इस खाई में छुप जाएंगे। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक डर अंग्रेजों में के अंदर मराठों का बैठा हुआ था। इस खाई को आज भी कोलकाता में मराठा डीच इस नाम से जाना जाता अभी भी, जो आज भी बंगाल में अंग्रेजों की डर की और मराठों के शौर्य की निशानी बना हुआ है। उड़ीसा राज्य को जीतने के बाद रघुराज जी भोसले ने पूरी ताकत के साथ अली वर्दी खान के चक्रव्यूह को तोड़कर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया। अब मराठा साम्राज्य का तूफान रोक पाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। मराठों के आक्रमण से अंग्रेज तो किसी तरह बच गए, पर बंगाल का नाम अली वर्दी खान नहीं बच पाया। और सन 1748 से 1751 के बीच तक बंगाल में मुर्शिदाबाद शहर में मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि अली वर्दी खां का जीना मुश्किल हो गया। जब अली वर्दी खां का जीना मुश्किल हो गया तो मराठों के लगातार हमले से अली वर्दी खां पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अब वह अच्छी तरह समझ चुका था कि यह मराठे ना थकते, ना झुकते और ना ही पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते कहीं हम ना ही कब्र में दफन हो जाए। अंत में थके हारे अली वर्दी ने सन 1751 में रघुराज जी भोसले से क्षमा मांगकर उनके आगे अपने घुटने टेक दिए, जिसके बाद रघुराज जी भोसले ने अली वर्दी खान से 22 लाख रुपए वसूल किए। और साथ में यह भी तय हुआ कि अली वर्दी हर साल मराठों को 12 लाख रुपए टैक्स देगा। और इस तरह रघुराज जी भोसले ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पूरे बंगाल को अपने अधीन करके 18वीं सदी में एक नया इतिहास रच दिया। बंगाल में मिली शानदार जीत के बाद
रघुराज जी भोसले उड़ीसा राज्य में सतीश भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने मंदिर की बहुत ही बड़ी दुर्दशा देखी। इसलिए उन्होंने तुरंत हजारों एकड़ जमीन मंदिर को दान में दे करके मंदिर फिर से जीर्णोद्धार किया। पूजा अर्चना के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को फिर से मंदिर में स्थापित किया गया और मुगलों के कारण रुकी हुई जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर के महाद्वार के पास 34 फुट की दूरी पर अरुण स्तंभ है, उसे भी मराठों ने स्थापित किया था। और इतना ही नहीं, मराठा शासनकाल में हर साल भगवान जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर लाखों हजारों खर्च जो है कर दिए जाते हैं। ऐसे अनेक प्रयासों के बाद मराठा शासन काल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया और मराठा शासन काल से लेकर आज तक इस मंदिर की रथ यात्रा बिना किसी रुकावट के हर साल जो है एक नए उत्साह के साथ मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का श्रेय नागपुर के भोसले राजवंश को ही दिया जाता है। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमय मंदिर है जिसे आज हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह मंदिर कई हजारों साल पुराना है, जिसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राम से जुड़ा हुआ है। परंतु वर्तमान का जो सूर्य मंदिर है उसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। उस समय इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। एक समय ऐसा भी था कि मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबकों के साथ इस तरह से सजाया हुआ था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। मंदिर की चुंबकीय शक्ति इतनी तेज थी कि मंदिर के पास से गुजरने वाले समुद्री जहाज अपने आप मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। इसलिए इस चुंबक को पाने के लिए ईस्वी 1568 को बंगाल सल्तनत का मुस्लिम सेनापति आला पहाड़ की बुरी नजर इस मंदिर पर पड़ी। उसने मंदिर के बहुत से हिस्सों को नष्ट कर दिया और आधा चुंबक को तोड़कर अपने साथ ले गया। बाद में बचा हुआ आधा चुंबक पुर्तगालियों ने तोड़ डाला, जिस कारण भगवान सूर्यदेव का यह मंदिर खंडहर के रूप में बदल गया। जिसके बाद समय के साथ साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर रेत और झाड़ियों में दबकर लुप्त हो गया। बाद में 18वीं सदी में रघुराज जी भोसले ने मुगलों को हराकर उड़ीसा राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो उसी दौरान एक रहस्यमय घटना घटी। और क्या घटी कि मराठा घुड़सवार सेना को एक दल ग्रामीण से कर वसूलने की पुरी के निकट एक गांव की ओर जा रहा था और कर वसूलने के बाद मराठों ने गांव के समुद्र तट के पास रेत की एक विशाल टीले के नजदीक एक रात रुकने का फैसला किया। मराठा घुड़सवार में से एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। ठीक, उसने रेत के टीले में कुछ असामान्य कंपन को महसूस किया। क्या महसूस किया कि अगले दिन मराठों ने रेत के नीचे क्या छुपा है इसकी खोज शुरू कर दी। जब मराठों ने रेत और झाड़ियों को काट कर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उस अतिवृष्टि में एक विशाल मंदिर छिपा हुआ मिला। वो मंदिर कोई और नहीं था बल्कि कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था। इस तरह मराठों के कारण यह मंदिर फिर से दुनिया के सामने आया। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है आप जरूर इसे पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।